नमस्ते। चलिए आज एक बहुत ही कह सकते हैं बुनियादी लेकिन कमाल के सवाल को समझते हैं। ये जो हमारे आसपास सब कुछ है, आखिर ये बना किस चीज से है? जरा एक पल के लिए अपने आसपास देखिए। क्या दिखता है? एक कुर्सी होगी, हवा है जिसमें हम सांस ले रहे हैं, पानी जो हम पीते हैं। सिर्फ यही नहीं, पत्थर, बादल, आसमान में चमकते तारे, अरे रेत का एक छोटा सा कण भी। जानते हैं, वैज्ञानिक इन सभी चीजों को एक ही नाम से बुलाते हैं, पदार्थ। तो फिर चलिए इसमें और गहराई में उतरते हैं। आखिर ये पदार्थ है क्या भला, जिससे ये पूरा का पूरा ब्रह्मांड बना हुआ है? देखिए, विज्ञान में इसकी परिभाषा ना बड़ी सीधी सादी है। कोई भी चीज जिसमें द्रव्यमान हो, मतलब उसके अंदर कितना सामान है, और जो जगह घेरती हो, यानी जिसका कोई वॉल्यूम हो, बस उसे ही पदार्थ कहते हैं। लेकिन पता है, सदियों तक एक सवाल ने वैज्ञानिकों को बहुत परेशान किया। वो ये कि क्या पदार्थ लकड़ी के एक सॉलिड ब्लॉक की तरह सतत है, मतलब एक ही चीज है पूरी, या फिर रेत के दानों की तरह छोटे 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 कणों से मिलकर बना है। और इसका जवाब एक बहुत ही आसान से एक्सपेरिमेंट में छिपा है। सोचिए, हमने एक बीकर में पानी लिया, उसके लेवल पर निशान लगा दिया, ठीक है। अब उसमें थोड़ा नमक डालकर घोल दिया। अब क्या होगा? नमक तो गायब हो जाएगा, है ना? लेकिन कमाल की बात यह है कि पानी का लेवल वो जरा भी नहीं बढ़ता, बिल्कुल नहीं। तो सवाल ये उठता है कि भाई वो नमक गया तो गया कहाँ? अच्छा, तो इस पहेली को सुलझाने के लिए ना हमें थोड़ा जूम इन करना होगा। हमें झांकना होगा कणों की उस छिपी हुई रहस्यमयी दुनिया में। और ये रहा पहला राज। असल में पदार्थ के कणों के बीच में ना खाली जगह होती है। तो जब हम पानी में नमक घोलते हैं तो नमक के छोटे छोटे कण पानी के कणों के बीच की उन्हीं खाली जगहों में जाकर फिट हो जाते हैं, और बस यही वजह है कि पानी का लेवल बढ़ता ही नहीं। अच्छा, तो ये कण होते कितने छोटे हैं, इसका अंदाजा लगाने के लिए एक और एक्सपेरिमेंट देखते हैं। जरा सोचिए, पोटेशियम परमैंगनेट के सिर्फ 2-3 दाने, सिर्फ 2-3, 100 मिलीलीटर पानी को पूरा गुलाबी कर देते हैं। और मजे की बात यह है कि अगर हम उस गुलाबी पानी में से थोड़ा सा लेकर उसे साफ पानी में मिलाएं और फिर ऐसा 5-6 बार और करें, तो भी पानी में हल्का हल्का रंग बाकी रहता है। ये एक्सपेरिमेंट हमें एक ऐसे नतीजे पर पहुंचाता है जो वाकई में दिमाग घुमा देता है। जैसा कि कहा भी गया है, पदार्थ के कण बहुत छोटे होते हैं, इतने छोटे कि हम कल्पना भी नहीं कर सकते। चलिए अब आते हैं कणों के दूसरे राज पर। ये जो कण है ना, ये कभी आराम नहीं करते। ये हमेशा हर वक्त हरकत में रहते हैं, हिलते डुलते रहते हैं। और इनकी इसी हरकत को, इसी मूवमेंट को साइंस की भाषा में कहते हैं काइनेटिक एनर्जी। और तीसरा राज, ये कण एक दूसरे को अपनी तरफ खींचते भी हैं। जी हाँ, इनके बीच एक आकर्षण बल काम करता है। समझिए, एक तरह का अदृश्य गोंद है जो इन सबको एक दूसरे से बांध कर रखता है। लेकिन यह एक मजेदार बात है, ये जो आकर्षण बल है ना, ये हर पदार्थ में एक जैसा नहीं होता। कहीं पर तो ये इतना मजबूत होता है जैसे डांसर्स ने एक दूसरे का हाथ कस कर पकड़ रखा हो, और कहीं ये बस उंगलियों से हल्के से छूने जितना कमजोर होता है। तो कणों के बीच ये जो खाली जगह है, उनकी जो लगातार हरकत है, और उनके बीच का ये जो आकर्षण बल है, इन्हीं 3 चीजों का खेल हमें पदार्थ की वो 3 अवस्थाएं दिखाता है जिन्हें हम सब जानते हैं। इसको ना ऐसे समझिए, ठोस यानी सॉलिड में कणों के बीच का आकर्षण सबसे ज्यादा होता है, एकदम मजबूत। इसलिए वो कसकर एक दूसरे से चिपके रहते हैं, और उनका आकार और वॉल्यूम दोनों फिक्स्ड होते हैं। फिर आते हैं द्रव यानी लिक्विड पर। इनमें आकर्षण थोड़ा कम होता है, तो कण एक दूसरे पर फिसल सकते हैं। इसीलिए तो ये जिस बर्तन में डालो उसी का आकार ले लेते हैं। और आखिर में गैस, इनमें तो आकर्षण लगभग होता ही नहीं। कण पूरी तरह से आजाद हैं, कहीं भी घूम रहे हैं। तो क्या इसका मतलब ये है कि कोई चीज अगर ठोस है तो हमेशा ठोस ही रहेगी? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। पदार्थ अपनी अवस्था बदल सकता है, और इस अवस्था को बदलने के 2 मेन खिलाड़ी हैं, टेम्परेचर यानी तापमान और प्रेशर यानी दबाव। लेकिन यहाँ एक और बड़ी दिलचस्प पहेली है। कभी सोचा है, जब बर्फ पिघल रही होती है तो जब तक वो पूरी पिघलकर पानी ना बन जाए, थर्मामीटर 0 डिग्री पर ही अटका रहता है। भले ही हम उसे लगातार गर्म करते रहें। तो सवाल यह है कि वो सारी हीट एनर्जी, वो गर्मी आखिर जा कहाँ रही है? इस पहेली का जवाब है गुप्त ऊष्मा। गुप्त मतलब छिपी हुई। ये वो हिडन एनर्जी है जो टेम्परेचर बढ़ाने में नहीं, बल्कि कणों के बीच के उस आकर्षण वाले गोंद को तोड़ने में खर्च हो जाती है, ताकि ठोस द्रव बन सके। ठीक है, काफी साइंस हो गया।
अब इस सारी जानकारी को अपनी रोजमर्रा की जिंदगी से जोड़कर देखते हैं, है ना? ये तो सबने महसूस किया होगा, जब पसीना आता है तो ठंडक लगती है, या हथेली पर कभी नेल पॉलिश रिमूवर मतलब एसीटोन गिर जाए तो एकदम ठंडा ठंडा क्यों लगता है? इसका सीधा सा कारण है वाष्पीकरण, यानी इवैपोरेशन। होता क्या है कि हमारी त्वचा पर जो लिक्विड है उसके कणों को भाप बनकर उड़ना है, और उड़ने के लिए उन्हें चाहिए एनर्जी। तो वो ये एनर्जी कहाँ से लेते हैं? हमारी त्वचा से। वो हमारी स्किन से गर्मी खींच लेते हैं, और जब हमारी स्किन से गर्मी निकलती है तो हमें ठंडक महसूस होती है ना कमाल की चीज? तो हमने ठोस, द्रव और गैस, इन तीनों को तो समझ लिया, पर क्या पदार्थ की कहानी बस यहीं तक है? जी नहीं। साइंस हमें प्लाज्मा और बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट जैसी और भी मजेदार अवस्थाओं के बारे में बताता है। तो ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि पदार्थ के और न जाने कितने रहस्य हैं जो अभी खुलने बाकी हैं। क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं? ये सवाल सुनने में जितना सीधा लगता है, इसका जवाब उतना ही मजेदार है। चलिए आज इसी सवाल की गहराई में उतरते हैं और पता लगाते हैं कि विज्ञान की नज़र में शुद्धता का असली मतलब क्या है। सोचिए, जब हम बाजार जाते हैं तो पैकेट पर लिखा देखते हैं शुद्ध घी, शुद्ध दूध, शुद्ध नमक। हम सब यही मानकर चलते हैं कि इसमें कोई मिलावट नहीं है। पर एक मिनट, क्या विज्ञान भी शुद्ध शब्द को ऐसे ही देखता है, या फिर कहानी कुछ और ही है? तो चलिए सबसे पहले यही समझते हैं कि इस शुद्ध शब्द का असली मतलब है क्या। देखिए, हमारे आपके जैसे आम लोगों के लिए शुद्ध का मतलब बड़ा सीधा है, जिसमें कोई मिलावट न हो, सिंपल। लेकिन एक साइंटिस्ट के लिए ये कहानी बिल्कुल अलग है। जिस दूध को हम मिलावट रहित मानकर शुद्ध कहते हैं, एक साइंटिस्ट उसे देखकर कहेगा, अरे ये तो बहुत सारी चीजों का मिक्सचर है। तो फिर एक साइंटिस्ट की डिक्शनरी में शुद्ध क्या होता है? उनके लिए शुद्ध पदार्थ वो है जिसके हर एक कण, जी हाँ, हर एक कण की केमिकल बनावट मतलब केमिकल नेचर बिल्कुल एक जैसा हो। आसान भाषा में कहें तो वो सिर्फ और सिर्फ एक ही तरह की चीज से बना हो। जैसे चीनी, आप चीनी का कोई भी दाना उठा लें, वो केमिकल तौर पर बाकी सब दानों जैसा ही होगा। तो अब वापस आते हैं दूध पर। इस नई परिभाषा के हिसाब से दूध क्या हुआ? शुद्ध पदार्थ? नहीं, बिल्कुल नहीं। दूध असल में पानी, फैट, प्रोटीन और भी न जाने कितनी चीजों का एक मिश्रण है। तो अगली बार जब कोई शुद्ध दूध का पैकेट देखे तो ये याद रखने वाली बात है कि साइंस की नज़र में वो शुद्ध नहीं बल्कि एक मिक्सचर है। ठीक है, तो अब जब हमने शुद्ध और मिश्रण के बीच का फर्क समझ लिया है, तो चलिए देखते हैं कि वैज्ञानिक हमारे आसपास की हर चीज को कैसे बांटते हैं। असल में क्लासिफिकेशन बहुत ही सीधा सा है। दुनिया की कोई भी चीज हो, वो या तो शुद्ध पदार्थ की कैटेगरी में आएगी या फिर मिश्रण की। बस यही दो मुख्य प्रकार हैं। अब मिश्रण में भी दो वैरायटी हैं। पहला है समांगी मिश्रण या होमोजीनियस। इसमें चीजें ऐसे घुल मिल जाती हैं कि सब एक जैसा ही दिखता है। सोचकर देखिए, पानी में नमक घोलने के बाद क्या नमक अलग से दिखता है? नहीं ना। और दूसरा है विषमांगी मिश्रण यानी हेटेरोजीनियस। इसमें कंपोनेंट्स अपनी अलग पहचान बनाए रखते हैं। सबसे बढ़िया उदाहरण पानी और तेल। आप कितना भी मिला लें, वो रहेंगे अलग अलग ही। अच्छा, अब इन मिश्रणों की दुनिया में थोड़ा और अंदर चलते हैं और इनके अलग अलग प्रकारों को समझते हैं। मिश्रणों को हम मोटे तौर पर 3 कैटेगरी में रख सकते हैं: विलयन, निलंबन और कोलाइड। विलयन यानी सॉल्यूशन, जैसे नमक वाला पानी। इसमें कण इतने छोटे होते हैं कि दिखते ही नहीं और वो कभी नीचे नहीं बैठते। फिर आता है निलंबन या सस्पेंशन, जैसे पानी में मिट्टी। इसके कण बड़े होते हैं, दिखते भी हैं और थोड़ी देर छोड़ दो तो नीचे बैठ जाते हैं। और इन दोनों के ठीक बीच में एक दिलचस्प कैटेगरी है, कोलाइड। और पता है हमारा दूध किस कैटेगरी में आता है? जी हाँ, वो एक कोलाइड है। कोलाइड्स बड़े धोखेबाज होते हैं। ये देखने में तो बिल्कुल समांगी यानी होमोजीनियस लगते हैं, एक जैसे, पर असल में होते विषमांगी हैं। इनके कण इतने छोटे होते हैं कि दिखते नहीं, पर इतने बड़े जरूर होते हैं कि पूरे लिक्विड में फैले रहें। कोलॉइड्स की एक और बड़ी खास पहचान है टिंडल इफेक्ट। इसका मतलब है कि जब लाइट की कोई बीम इनसे होके गुजरती है तो इसके कण उस लाइट को फैला देते हैं, बिखेर देते हैं। और मजे की बात यह है कि इससे लाइट का पूरा रास्ता साफ साफ दिखने लगता है। कभी किसी घने जंगल में पेड़ों के बीच से आती सूरज की किरणें देखी हैं? बस वो टिंडल इफेक्ट का ही एक खूबसूरत उदाहरण है।
तो अब सवाल ये उठता है कि अगर ये सब मिक्सचर हैं, तो क्या हम इनके कंपोनेंट्स को अलग कर सकते हैं? बिल्कुल, और इसके लिए वैज्ञानिकों के पास कुछ बड़ी जादुई तरकीबें हैं। सबसे पहला और सबसे आसान तरीका है वाष्पीकरण, यानी इवेपोरेशन। मान लीजिए हमें स्याही में से डाई यानी उसके रंग को अलग करना है, तो क्या करेंगे? बस स्याही को गर्म कर दीजिए, पानी तो भाप बनकर उड़ जाएगा और पीछे क्या बचेगा? सिर्फ वो रंग। हो गया अलग। अब एक और बहुत पावरफुल टेक्निक है अपकेंद्रण, जिसे सेंट्रीफ्यूगेशन कहते हैं। इसमें बस मिक्सचर को एक मशीन में रखकर बहुत बहुत तेजी से घुमाया जाता है। इससे होता ये है कि जो भारी कण होते हैं वो नीचे बैठ जाते हैं और हल्के वाले ऊपर तैरने लगते हैं। डेयरी में दूध से क्रीम निकालने के लिए या फिर ब्लड टेस्ट के लिए लैब्स में यही तरीका काम आता है। अच्छा, एक मजेदार सवाल, क्या हमें जो काली स्याही दिखती है वो वाकई में सिर्फ एक ही रंग है या उसमें कुछ राज छिपा है? चलिए अगली तकनीक से इसका पर्दाफाश करते हैं। इस जादुई तकनीक का नाम है क्रोमैटोग्राफी। इसमें हम क्या करते हैं, एक फिल्टर पेपर पर स्याही की एक बूंद लगाते हैं और फिर उसे पानी में हल्का सा डुबो देते हैं। अब होता है असली जादू। जैसे जैसे पानी पेपर पर ऊपर चढ़ता है, वो स्याही में मिले अलग अलग रंगों को भी अपने साथ ऊपर ले जाता है। जो रंग पानी में ज्यादा घुलता है वो ज्यादा तेजी से ऊपर चढ़ता है और देखते ही देखते वो अकेली काली बूंद अपने अंदर छिपे सारे रंग दिखा देती है। अच्छा, मान लीजिए हमारे पास दो ऐसे लिक्विड्स हैं जो आपस में पूरी तरह घुले हुए हैं, जैसे एसीटोन और पानी। अब इन्हें कैसे अलग करें? इसके लिए काम आती है आसवन या डिस्टिलेशन विधि। फंडा बड़ा सिंपल है, हम मिक्सचर को गर्म करते हैं। अब जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा वो पहले भाप बन जाएगा। हम उस भाप को पकड़कर ठंडा कर लेते हैं और वो वापस लिक्विड बन जाता है। हो गए दोनों अलग। कुछ पदार्थ तो और भी कमाल के होते हैं। ये गर्म करने पर लिक्विड बनते ही नहीं, सीधे सॉलिड से गैस बन जाते हैं। कपूर इसका सबसे अच्छा उदाहरण है। इस प्रोसेस को कहते हैं ऊर्ध्वपातन या सब्लिमेशन। तो अगर हमारे पास नमक और कपूर का मिक्सचर है तो बस उसे गरम कर दीजिए, कपूर गैस बनकर उड़ जाएगा। उसे कहीं और इकट्ठा करके ठंडा कर लीजिए और वो वापस ठोस कपूर बन जाएगा। नमक अपनी जगह पर ही रह जाएगा। तो हमने मिक्सचर को अलग करना तो सीख लिया, अब आखिर में बचते हैं वो शुद्ध पदार्थ। चलिए अब इनके सबसे छोटे बिल्डिंग ब्लॉक्स को देखते हैं। तो शुद्ध पदार्थों में जो सबसे बेसिक चीज है वो है तत्व, यानी एलिमेंट। ये मैटर का वो सबसे बुनियादी रूप है जिसे आप किसी भी केमिकल रिएक्शन से और ज्यादा तोड़ नहीं सकते। ये अपने आप में फाइनल है, जैसे कि तांबा, ऑक्सीजन, लोहा, ये सब तत्व हैं। और शुद्ध पदार्थ का दूसरा प्रकार है यौगिक या कंपाउंड। ये तब बनता है जब दो या दो से ज्यादा तत्व आपस में फिजिकली नहीं बल्कि केमिकली जुड़ते हैं, और ये जुड़ाव हमेशा एक फिक्स्ड रेशियो में होता है। इसका सबसे क्लासिक उदाहरण है पानी, H2O। मतलब हमेशा हाइड्रोजन के 2 एटम और ऑक्सीजन का 1 एटम मिलकर ही पानी बनाएंगे। तो चलिए आखिर में एक बार मिश्रण और यौगिक के बीच का सबसे बड़ा फर्क समझ लेते हैं। देखिए, मिश्रण में कोई नई चीज नहीं बनती, बस चीजें आपस में मिक्स हो जाती हैं जिन्हें हम फिजिकल तरीकों से अलग कर सकते हैं। वहीं यौगिक में एक केमिकल रिएक्शन होता है और एक बिल्कुल नई चीज बनती है जिसके गुण उसे बनाने वाले तत्वों से एकदम अलग होते हैं, और इसे अलग करने के लिए भी केमिकल तरीके ही लगते हैं। तो अब विज्ञान की इस नई समझ के साथ जरा अपने आसपास नजर दौड़ाइए। हवा जिससे हम सांस लेते हैं, पानी जो हम पीते हैं, हमारी चाय का कप, ये सब क्या है? मिश्रण है या यौगिक? सोचिएगा जरूर। इस नजर से देखने पर दुनिया थोड़ी अलग दिखने लगती है ना? कभी सोचा है ये सब कुछ, ये हवा, पानी, यहाँ तक कि हम खुद, आखिर बना किस चीज से है? ये एक ऐसा सवाल है जिसने हजारों सालों से इंसानों को सोचने पर मजबूर किया है। तो आज हम इसी बुनियादी सवाल के जवाब की पड़ताल करेंगे। हम चलेंगे पदार्थ की कहानी में और समझेंगे उसके सबसे छोटे हिस्सों को, यानी परमाणु और अणु को। तो हमारा सफर शुरू होगा एक बहुत पुराने दार्शनिक विचार से। फिर हम देखेंगे उन नियमों को जिन्होंने केमिस्ट्री की नींव रखी। इसके बाद समझेंगे डाल्टन के कमाल के सिद्धांत को, और आखिर में मिलेंगे पदार्थ के असली बिल्डिंग ब्लॉक से। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले चलते हैं टाइम में बहुत पीछे, एक ऐसे दौर में जब विज्ञान का मतलब एक्सपेरिमेंट्स नहीं बल्कि गहरा सोचना और चिंतन करना था। बात है करीब 2500 साल पुरानी,
भारत में एक दार्शनिक थे महर्षि कणाद। उन्होंने सोचा कि अगर हम किसी भी चीज को तोड़ते जाएं, तो क्या आखिरी में एक ऐसा छोटा कण नहीं बचेगा जिसे और तोड़ा ही न जा सके। इसी सबसे छोटे अविभाज्य कण को उन्होंने नाम दिया परमाणु। अब कहानी में एक मजेदार मोड़ आता है। लगभग उसी दौरान दुनिया के दूसरे कोने में यानी ग्रीस में डेमोक्रिटस नाम के एक और दार्शनिक ने बिल्कुल यही बात सोची। उन्होंने इस कण को एटम कहा, जिसका ग्रीक में मतलब भी वही होता है जिसे काटा ना जा सके, यानी अविभाज्य। कमाल है ना, दो अलग अलग दुनिया, दो अलग अलग सभ्यताएं और सोच बिल्कुल एक। पर यह सब बस एक विचार था, एक फिलॉसफी थी। ये आइडिया किताबों और बहसों में तो जिंदा रहा, पर इससे लैब तक पहुंचने में 2000 साल से भी ज्यादा का वक्त लग गया। फिर आई 18वीं सदी और यहाँ से चीजें तेजी से बदलने लगीं। अब मंच पर फिलोसोफर्स नहीं बल्कि साइंटिस्ट आ रहे थे। ऐसे लोग जो सिर्फ सोचने में नहीं बल्कि नापने और तौलने में यकीन रखते थे। इन्हीं में से दो नाम बहुत अहम हैं, एंटोनी लेवाइसियर और जोसेफ प्राउस्ट। इन दोनों ने अपने एक्सपेरिमेंट से केमिकल रिएक्शंस के दो बहुत ही जरूरी नियम बनाए और इन्हीं नियमों पर टिकी है आज की मॉडर्न केमिस्ट्री। अच्छा, जरा सोचिए, मान लीजिए इस फ्लास्क में दो केमिकल्स मिलाए जाते हैं। एक केमिकल रिएक्शन होता है, हो सकता है रंग बदल जाए या कोई गैस निकले। अब सवाल ये है कि इस पूरे प्रोसेस में क्या वजन में कोई बदलाव आएगा, क्या वो घटेगा या बढ़ेगा? लेवाइसियर ने अपने एक्सपेरिमेंट से साबित किया कि ऐसा कुछ नहीं होता। उन्होंने दिया द्रव्यमान संरक्षण का नियम, मतलब एक बंद सिस्टम में रिएक्शन से पहले का टोटल वजन और रिएक्शन के बाद का टोटल वजन हमेशा बराबर रहता है। सीधी सी बात है, पदार्थ सिर्फ अपना रूप बदलता है, वो न तो कहीं से पैदा होता है और न ही गायब होता है। इसके बाद आए प्राउस्ट और उन्होंने एक और बड़ी मजेदार चीज खोजी। उन्होंने दिया स्थिर अनुपात का नियम। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि कोई भी कंपाउंड, मतलब कोई भी ऐसी चीज जो दो या दो से ज्यादा तत्वों से मिलकर बनी हो, जैसे कि पानी, उसमें वो तत्व हमेशा एक फिक्स्ड रेशियो में ही मौजूद होंगे, वो भी वजन के हिसाब से। उदाहरण के लिए पानी को ही ले लीजिए। अब पानी चाहे नदी का हो, बारिश का हो या फिर किसी लैब में बनाया गया हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जब भी उसे उसके हिस्सों यानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में तोड़ा जाएगा तो उनके वजन का अनुपात हमेशा 1:8 ही निकलेगा, हमेशा। ये प्रकृति का एक पक्का नियम। तो अब देखिए, हमारे पास दो बड़े नियम तो आ गए थे, पर ये कोई नहीं बता पा रहा था कि आखिर ये नियम काम क्यों करते हैं, ऐसा होता ही क्यों है। मतलब पहेली के दो टुकड़े तो मिल गए थे, पर उन्हें जोड़ने वाला कोई नहीं था। और यही कहानी में एंट्री होती है एक अंग्रेज केमिस्ट जॉन डाल्टन की। डाल्टन ने क्या किया, उन्होंने हजारों साल पुराने उस परमाणु वाले आइडिया को उठाया और उसे नए साइंटिफिक नियमों से जोड़ दिया। और इस तरह उन्होंने एक ऐसी थियरी दी जिसने केमिस्ट्री की दुनिया को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। तो डाल्टन की थ्योरी क्या कहती थी? बहुत सीधी सीधी बातें थी। पहली, हर चीज छोटे छोटे कणों से बनी है जिन्हें परमाणु कहते हैं। दूसरी, इन परमाणुओं को तोड़ा नहीं जा सकता, ये अविभाज्य हैं। तीसरी, किसी एक तत्व के सारे परमाणु, मान लीजिए सोने के, वो सब बिल्कुल एक जैसे होंगे। चौथी, अलग अलग तत्वों के परमाणु जैसे सोना और चांदी एक दूसरे से अलग होंगे। और सबसे जरूरी बात, जब ये परमाणु मिलकर कंपाउंड बनाते हैं तो हमेशा एक सिंपल होल नंबर रेशियो में जुड़ते हैं, जैसे 1 का 1 से या 1 का 2 से। और बस इसी एक थ्योरी ने सारी गुत्थी सुलझा दी। जरा सोचिए, अगर परमाणु ना तो बन सकते हैं न ही नष्ट हो सकते हैं, तो इसका मतलब है कि वजन हमेशा बराबर ही रहेगा। द्रव्यमान संरक्षण का नियम एक्सप्लेन हो गया। और अगर परमाणु हमेशा एक फिक्स्ड रेशियो में ही जुड़कर कंपाउंड बनाते हैं तो स्थिर अनुपात का नियम भी एक्सप्लेन हो गया। है ना कमाल? ऐसा था जैसे किसी ने पहेली के सारे टुकड़ों को एक साथ जोड़ दिया हो। तो डाल्टन की थ्योरी के बाद अब हम पदार्थ के इन बिल्डिंग ब्लॉक्स को और अच्छे से समझ सकते हैं। तो आखिर ये परमाणु है क्या चीज? इससे समझने का सबसे आसान तरीका है ये सोचना, जैसे कोई दीवार ईंटों से बनती है तो उसकी सबसे छोटी इकाई क्या हुई? एक ईंट। बिल्कुल वैसे ही हर पदार्थ की सबसे छोटी बुनियादी इकाई होती है एक परमाणु। ये वो सबसे छोटा कण है जिसमें उस तत्व की सारी केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं। और ये परमाणु इतने छोटे होते हैं, इतने छोटे कि हम सोच भी नहीं सकते। इनके साइज को नैनोमीटर्स में नापा जाता है। 1 नैनोमीटर मतलब
1 मीटर का अरबवां हिस्सा। अंदाजा लगाइए, अगर लाखों परमाणुओं को एक के ऊपर एक रख दिया जाए, तब जाकर कागज की एक पतली सी शीट जितनी मोटाई बनेगी। तो सवाल उठता है कि अगर ये इतने छोटे हैं तो क्या इन्हें देखा जा सकता है? और जवाब है हाँ, बिल्कुल। जरा इस तस्वीर को देखिए। ये मॉडर्न टेक्नोलॉजी से ली गई सिलिकॉन की सतह की असली तस्वीर है। और ये जो धुंधले से गोले दिख रहे हैं, ये असल में एक एक परमाणु हैं। हम वाकई पदार्थ के सबसे बुनियादी बिल्डिंग ब्लॉक्स को अपनी आंखों से देख रहे हैं। पर कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। बात यह है कि परमाणु अक्सर अकेले रहना पसंद नहीं करते। जब 2 या 2 से ज्यादा परमाणु केमिकली एक दूसरे से जुड़ जाते हैं, तब वो बनाते हैं एक अणु या मॉलिक्यूल। नेचर में ज्यादातर एलिमेंट्स के एटम अकेले नहीं घूमते। वो ज्यादा स्टेबल होने के लिए, कह सकते हैं कि एक आरामदायक हालत में आने के लिए, दूसरे परमाणुओं से जुड़ जाते हैं और मॉलिक्यूल बना लेते हैं। जैसे हवा में जो ऑक्सीजन है, वो एक अकेले ऑक्सीजन एटम O की तरह नहीं, बल्कि 2 एटम से बने मॉलिक्यूल O2 की तरह मौजूद रहती। तो एक फिलॉसफी के आइडिया से शुरू करके हम एक साइंटिफिक थ्योरी तक पहुंच गए। डाल्टन ने हमें पदार्थ की एक बहुत ही साफ तस्वीर दी, पर एक सवाल अब भी बाकी था। डाल्टन ने कहा था कि परमाणु अविभाज्य है, उसे तोड़ा नहीं जा सकता। पर क्या ये सच है? या फिर परमाणु के अंदर भी कुछ है? क्या वो भी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जैसे और भी छोटे कणों से बना है? खैर, ये वो सवाल है जिसने 20वीं सदी में साइंस की पूरी कहानी ही बदल कर रख दी। कभी सोचा है कि हमारे आसपास की हर चीज, चाहे वो हमारा फोन हो या कोई कुर्सी, आखिर बनी किस चीज से है? मतलब उसके सबसे छोटे, सबसे बुनियादी हिस्से क्या हैं? ये एक ऐसा सवाल है, एक ऐसी पहेली जिसने सदियों से बड़े बड़े दिमागों को उलझाए रखा है। तो चलिए आज इस वैज्ञानिक जासूसी कहानी में उतरते हैं और पता लगाते हैं कि परमाणु के अंदर आखिर छिपा क्या है। तो देखिए, कहानी की शुरुआत होती है एक बहुत बड़े दावे से। एक वैज्ञानिक थे डाल्टन। उन्होंने कहा कि परमाणु ही पदार्थ का सबसे छोटा कण है, मतलब उसे और नहीं तोड़ा जा सकता, वो अविभाज्य है, इंडिविजिबल है। पर क्या ये सच था? बस इसी एक सवाल ने एक ऐसी वैज्ञानिक खोज को जन्म दिया जिसने हमारी दुनिया को हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। हमारी इस पड़ताल में हम कई अहम पड़ावों से गुजरेंगे। सबसे पहले देखेंगे कि अविभाज्य परमाणु की सोच को चुनौती कैसे मिली। फिर आएगा थॉमसन का दिलचस्प तरबूज मॉडल। उसके बाद रदरफोर्ड का वो मशहूर प्रयोग जिसने सब कुछ पलट दिया। और फिर बोर ने आके चीजों को संभाला और हमें परमाणु की असली पहचान से रूबरू कराया। और मजे की बात यह है कि परमाणु को तोड़ने का पहला सुराग किसी बहुत बड़ी फैंसी लैब से नहीं, बल्कि रोजमर्रा की जिंदगी से मिला। अच्छा, कभी ध्यान दिया है कि जब सूखे बालों में कंघी करते हैं तो बाल कैसे खड़े हो जाते हैं, या कंघी कागज के छोटे टुकड़ों को खींच लेती है? ये जो स्थैतिक बिजली या स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी है, इसने वैज्ञानिकों को सोचने पर मजबूर कर दिया। भाई, ये चार्ज या आवेश आ कहां से रहा है? इसका तो एक ही मतलब हो सकता था कि परमाणु अविभाज्य नहीं है, उसके अंदर भी कुछ छोटे छोटे चार्ज वाले कण मौजूद हैं। तो पहला बड़ा ब्रेक थ्रू मिला 1886 में, जब ई गोल्डस्टीन ने केनाल रेज खोजी, जो असल में पॉजिटिव चार्ज वाली किरणें थीं। इसी से आगे चलकर प्रोटॉन के बारे में पता चला। और फिर आए जे थॉमसन, जिन्होंने नेगेटिव चार्ज वाले इलेक्ट्रॉन की खोज की। अब तस्वीर बिल्कुल साफ थी। डाल्टन का मॉडल अधूरा था, परमाणु के अंदर कुछ और भी था। ठीक है, तो अगर परमाणु को तोड़ा जा सकता है, तो सवाल ये था कि वो अंदर से दिखता कैसा है। इस सवाल का जवाब देने की पहली कोशिश की जे थॉमसन ने। ये हैं जे थॉमसन। इलेक्ट्रॉन की खोज इतनी बड़ी बात थी कि उन्हें इसके लिए नोबेल पुरस्कार से नवाजा गया। और अपनी इसी खोज के बाद उन्होंने दुनिया के सामने परमाणु का पहला मॉडल रखा, ये बताने के लिए कि ये पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज परमाणु के अंदर रहते कैसे हैं। तो क्या था उनका मॉडल? इसे प्लम पुडिंग या तरबूज मॉडल भी कहते हैं। बस एक तरबूज की कल्पना कीजिए। थॉमसन ने कहा कि परमाणु बिल्कुल ऐसा ही है। जो तरबूज का पूरा लाल हिस्सा है वो पॉजिटिव चार्ज का गोला है, और जो काले काले बीज उसमें धंसे हुए हैं वो है नेगेटिव चार्ज वाले इलेक्ट्रॉन। कितना सरल और शानदार आइडिया था, है ना? इस मॉडल की 2 सबसे जरूरी बातें थी। पहली, पूरा परमाणु एक पॉजिटिव चार्ज का गोला है जिसमें नेगेटिव इलेक्ट्रॉन चिपके हुए हैं। और दूसरे, जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना ही नेगेटिव चार्ज भी है। मतलब दोनों एक दूसरे को बैलेंस कर देते हैं, और इसीलिए परमाणु पर कोई नेट चार्ज नहीं होता, वो न्यूट्रल होता है। थॉमसन का मॉडल काफी हद तक सही लग रहा था,
लेकिन विज्ञान की दुनिया में हर थ्योरी को कसौटी पर परखा जाता है और अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने इसे परखने के लिए एक ऐसा एक्सपेरिमेंट डिजाइन किया जिसने परमाणु के बारे में हमारी पूरी सोच को ही बदल कर रख दिया। रदरफोर्ड का सेटअप बड़ा सीधा साधा था। उन्होंने बहुत तेजी से चलने वाले पॉजिटिव चार्ज वाले अल्फा कणों की बौछार की सोने की एक बेहद पतली पन्नी पर। यह पन्नी इतनी पतली थी कि उसमें मुश्किल से 1000 परमाणु की मोटाई रही होगी। और फिर उन्होंने बस ये देखा कि पन्नी के दूसरी तरफ ये कण कहाँ जाकर टकराते हैं। आप देखिए, थॉमसन के तरबूज मॉडल के हिसाब से क्या होना चाहिए था? यही कि पॉजिटिव चार्ज तो पूरे परमाणु में फैला हुआ है, तो ये भारी भरकम अल्फा कण उस पतली सी पन्नी से आर पार निकल जाने चाहिए थे, शायद थोड़ा बहुत ही अपने रास्ते से भटकते। लेकिन जो नतीजे आए वो हैरान करने वाले थे। पहली बात तो ये कि ज्यादातर अल्फा कण सच में सीधे ही निकल गए, बिना किसी रुकावट के। इससे एक बहुत बड़ी बात पता चली कि परमाणु का ज्यादातर हिस्सा तो एकदम खाली है। फिर उन्होंने देखा कि कुछ कण थोड़ा सा अपने रास्ते से मुड़ गए थे। अब क्योंकि अल्फा कण खुद पॉजिटिव थे, इसका मतलब था कि उन्हें कोई दूसरी पॉजिटिव चीज ही धकेल रही थी, और वो चीज फैली हुई नहीं थी, बल्कि किसी एक जगह पर इकट्ठा थी। और अब सुनिए सबसे चौंकाने वाली बात। लगभग हर 12,000 कणों में से एक कण पन्नी से टकराकर सीधा 180 डिग्री पर वापस आ गया, जैसे किसी दीवार से टकराकर गेंद वापस आती है, बिल्कुल वैसे ही। रदरफोर्ड ने खुद इस हैरानी को बयां करते हुए कहा, यह नतीजा उतना ही अविश्वसनीय था जैसे आप एक तोप का गोला टिश्यू पेपर पर चलाएं और वो वापस आकर आपको ही लग जाए। ये हो कैसे सकता था? इसका सिर्फ एक ही मतलब था, थॉमसन का मॉडल गलत था। इस एक प्रयोग ने परमाणु की पूरी तस्वीर ही बदल दी। परमाणु अब कोई नरम सा तरबूज नहीं था। रदरफोर्ड ने बताया कि परमाणु का सारा पॉजिटिव चार्ज और लगभग पूरा का पूरा वजन एक बहुत ही छोटी, बहुत ही घनी जगह में सिमटा हुआ है, और उन्होंने इस केंद्र को नाम दिया नाभिक, यानी न्यूक्लियस। रदरफोर्ड का मॉडल एक बहुत बड़ी कामयाबी थी, लेकिन इसमें भी एक बहुत बड़ी गड़बड़ थी। उस समय की फिजिक्स के हिसाब से ऐसा परमाणु स्थिर हो ही नहीं सकता था। समस्या ये थी कि फिजिक्स के नियम कहते थे कि अगर कोई नेगेटिव चार्ज वाला इलेक्ट्रॉन एक पॉजिटिव नाभिक के चारों ओर घूमेगा तो वो लगातार ऊर्जा छोड़ेगा और धीरे धीरे एक स्प्रिंग की तरह घूमता हुआ नाभिक में जाकर गिर जाएगा। मतलब परमाणु तो खत्म हो जाएगा। पर ऐसा तो होता नहीं है, परमाणु तो स्थिर होते हैं। तो गड़बड़ कहाँ थी? इस पहेली को सुलझाया नील्स बोर ने। उन्होंने 2 बड़े ही क्रांतिकारी आइडिया दिए। पहला कि इलेक्ट्रॉन हर कहीं नहीं घूम सकते, वो सिर्फ कुछ खास फिक्स्ड ऑर्बिट या कक्षाओं में ही घूम सकते हैं। और दूसरा, जब तक वो अपनी इन खास कक्षाओं में हैं, वो कोई ऊर्जा नहीं खोते। बस इस एक आइडिया ने परमाणु को ढहने से बचा लिया। तो अब पहेली के सारे टुकड़े लगभग अपनी अपनी जगह पर आ चुके थे और परमाणु की एक साफ तस्वीर हमारे सामने उभरने लगी थी। और इस तरह हम पहुंचते हैं परमाणु की आज की समझ तक। इसके केंद्र में एक नाभिक है जिसमें पॉजिटिव चार्ज वाले प्रोटॉन और बिना चार्ज वाले न्यूट्रॉन होते हैं। उब्रिगन्स न्यूट्रॉन की खोज सबसे आखिर में 1932 में जेम्स चैडविक ने की थी। और इस नाभिक के चारों ओर नेगेटिव चार्ज वाले इलेक्ट्रॉन अपनी तय कक्षाओं में चक्कर लगाते रहते हैं। और इसी बनावट से एक और कमाल की चीज सामने आती है, समस्थानिक यानी आइसोटोप्स। ये एक ही तत्व के ऐसे परमाणु होते हैं जिनमें प्रोटॉन तो बराबर होते हैं पर न्यूट्रॉन की संख्या अलग अलग होती है। और इसका हमारी दुनिया पर बहुत बड़ा असर है। यूरेनियम का एक समस्थानिक हमें परमाणु ऊर्जा देता है, तो कोबाल्ट का एक समस्थानिक कैंसर के इलाज में काम आता है, और आयोडीन का एक समस्थानिक घेंगा रोग से लड़ने में मदद करता है। तो ये वैज्ञानिक जासूसी कहानी हमें एक बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है। परमाणु की इस अदृश्य बनावट को समझना हमारी दुनिया के लिए इतना जरूरी क्यों साबित हुआ? इसका जवाब ऊर्जा से लेकर दवा तक और हमारी टेक्नोलॉजी से लेकर हमारी जिंदगी के हर पहलू में छिपा है। सब कुछ इस छोटी सी अदृश्य दुनिया की समझ पर ही तो टिका है। हर पल, हर जगह हमारे आसपास चीजें बदल रही हैं, है ना? कभी सोचा है इसके पीछे का राज क्या है? एक कोड है, एक छिपा हुआ कोड, और आज हम मिलकर उसी कोड को क्रैक करने वाले हैं। ये कोड है केमिकल रिएक्शंस का। हाँ, वही ताकत जो हमारी रोजमर्रा की दुनिया को असल में चलाती है।
तो चलिए देखते हैं कि आज के इस सफर में हम कहाँ-कहाँ जाने वाले हैं। शुरुआत करेंगे बिल्कुल बेसिक से, हमारे आसपास होने वाले बदलावों से। फिर हम देखेंगे कि साइंटिस्ट्स इसकी भाषा कैसे लिखते हैं। उसके बाद यूनिवर्स का एक ऐसा नियम समझेंगे जिसे कोई नहीं तोड़ सकता। फिर इन रिएक्शंस की अलग-अलग फैमिलीज से मिलेंगे और आखिर में ये सब हमारी जिंदगी से कैसे जुड़ा है, इस पर बात करेंगे। तो सबसे पहले एक बात साफ कर लेते हैं। केमिस्ट्री का मतलब सिर्फ लैब कोट्स और बीकर्स नहीं है। नहीं, ये तो हमारी जिंदगी है, हर पल हर जगह हो रही है। एक सिंपल सा सवाल है, एक गर्मा-गर्म केक का बनना और एक बेकार जंग लगी हुई कील, इन दोनों में भला क्या कॉमन हो सकता है? बिल्कुल अलग चीजें हैं ना, पर जवाब एक ही है, केमिकल रिएक्शन। और ऐसे एग्जाम्पल्स तो गिनने बैठे तो शाम हो जाएगी, जैसे गर्मियों में दूध का फट जाना या बारिश में लोहे पर जंग लगना, खाना पकाना, अरे हमारा खाना डाइजेस्ट करना, यहाँ तक कि जो सांस हम ले रहे हैं ना, ये सब केमिकल चेंजेस ही तो हैं। और इन सब में एक चीज कॉमन है, जो चीज शुरू में थी वो रिएक्शन के बाद कुछ बिल्कुल नई बन जाती है, उसकी पूरी पहचान ही बदल जाती है। अच्छा ठीक है, ये रिएक्शंस हर जगह हैं, ये तो हमने मान लिया। पर सवाल ये है कि इतने सारे रिएक्शंस को साइंटिस्ट लिखते कैसे हैं? इसके लिए उनकी अपनी एक खास, एकदम सीक्रेट लैंग्वेज है। अब सोचिए, अगर हर बार रिएक्शन को ऐसे लंबे चौड़े सेंटेंस में लिखना पड़े तो कितना मुश्किल और टाइम कंज्यूमिंग है ना? ये तरीका बिल्कुल भी प्रैक्टिकल नहीं है। तो इसको आसान बनाने के लिए पहला स्टेप है वर्ड इक्वेशन। सिंपल है, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन एरो मैग्नीशियम ऑक्साइड। जो चीजें एरो के लेफ्ट में हैं, यानी जो रिएक्शन कर रही हैं, उन्हें हम कहते हैं रिएक्टेंट्स, यानी अभिकारक। और जो नई चीज राइट में बन रही है, वो है हमारा प्रोडक्ट, यानी उत्पाद। लेकिन इससे भी बेहतर, इससे भी पावरफुल एक तरीका है, और वो है असली केमिकल इक्वेशन। यहाँ हम शब्दों की जगह सिंबल्स का इस्तेमाल करते हैं। Mg+O2 gives MgO। देखा, कितना साफ, कितना सिंपल। ये छोटा है, एकदम टू द पॉइंट है, और सबसे बड़ी बात, ये एक यूनिवर्सल लैंग्वेज है। दुनिया का कोई भी साइंटिस्ट इसे समझ सकता है। पर रुकिए, काम अभी खत्म नहीं हुआ। सिर्फ इक्वेशन लिख देना काफी नहीं है। केमिस्ट्री का, बल्कि पूरे यूनिवर्स का एक सबसे बड़ा, सबसे जरूरी नियम है। एक ऐसा नियम जिसे कभी भी तोड़ा नहीं जा सकता। चलिए देखते हैं ये क्या है। सीधे शब्दों में, आप मैटर को न बना सकते हैं न मिटा सकते हैं। ये है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। इसका मतलब है कि केमिकल रिएक्शन में एटम्स कहीं से अचानक पैदा नहीं हो जाते और न ही गायब हो जाते हैं। वो बस रीअरेंज होते हैं, अपनी जगह बदलते हैं। मतलब जितने एटम्स से आपने रिएक्शन शुरू किया था, आखिर में भी उतने ही एटम्स होने चाहिए। और बस इसी वजह से हमें इक्वेशंस को बैलेंस करना पड़ता है। अब जरा इस इक्वेशन को देखिए। Fe plus H2O gives Fe3O4 plus H2। लोहे और पानी का रिएक्शन। क्या ये बैलेंस्ड लग रहा है? चलिए चेक करते हैं। लेफ्ट साइड में आयरन का एक एटम, राइट साइड में 3 ओ। ऑक्सीजन का लेफ्ट में 1, राइट में 4। ये तो गड़बड़ है। इसका मतलब ये इक्वेशन अभी अधूरा है, ये उस नियम को फॉलो नहीं कर रहा। तो सवाल ये है, इसको बैलेंस करे तो करे कैसे? इसके लिए एक मेथड है जिसे कहते हैं हिट एंड ट्रायल। नाम से घबराइए मत, ये सुनने में जितना मुश्किल लगता है उतना है नहीं। इसका एक सिंपल सा प्रोसेस है। हम सबसे कॉम्प्लिकेटेड चीज से शुरू करते हैं, इस केस में Fe3O4, और फिर एक एक करके ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, आयरन सबको दोनों तरफ बराबर करते जाते हैं। और थोड़ी मेहनत के बाद ये रहा रिजल्ट। 3Fe plus 4H2O gives Fe3O4 plus 4H2। आप चेक कीजिए, दोनों तरफ 3 आयरन, 8 हाइड्रोजन और 4 ऑक्सीजन एटम्स। परफेक्ट। अब ये इक्वेशन यूनिवर्स के उस सबसे इंपॉर्टेंट लॉ को फॉलो कर रहा है, परफेक्टली बैलेंस्ड। दुनिया में ना जाने कितने लाखों करोड़ों केमिकल रिएक्शंस होते होंगे, सबको अलग अलग याद रखना तो इम्पॉसिबल है ना? पर यहाँ एक गुड न्यूज़ है, हम इन रिएक्शंस को उनके बिहेवियर के हिसाब से कुछ खास फैमिलीज में डिवाइड कर सकते हैं, बिल्कुल एक फैमिली ट्री की तरह। तो चलिए मिलते हैं इस रिएक्शन फैमिली से। सबसे पहले आती है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। इसका मोटो है 2 मिलकर 1 हो गए। फिर है इसकी उल्टी, डीकम्पोजिशन रिएक्शन, जहां एक टूटकर कई बन गया।
उसके बाद आती है डिस्प्लेसमेंट, यानी एक सिंपल अदला बदली, और आखिर में डबल डिस्प्लेसमेंट, जहां पूरी पार्टनर्स की ही अदला बदली हो जाती है। डिस्प्लेसमेंट को समझने का इससे बेहतर तरीका नहीं हो सकता। देखिए, लेफ्ट में है एक लोहे की कील और नीले रंग का कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। बीच में हमने कील को उसमें डाल दिया, और राइट में देखिए, कील पर एक भूरी परत चढ़ गई है, ये कॉपर है, और सॉल्यूशन का नीला रंग फीका पड़ गया। हुआ क्या? ज्यादा ताकतवर लोहे ने कमजोर कॉपर को उसकी जगह से धक्का देकर निकाल दिया। सिंपल केमिस्ट्री इन एक्शन। और ये देखिए, डीकॉम्पोजिशन का एक क्लासिक एग्जाम्पल। पानी H2O, जब उसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास की जाती है तो वो टूट जाता है। एक कंपाउंड पानी एनर्जी की मदद से अपने ओरिजिनल पार्ट्स में, यानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस में बिखर जाता है। यहाँ एक बहुत इंटरेस्टिंग सवाल उठता है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो जो हाइड्रोजन गैस कलेक्ट हुई है वो ऑक्सीजन से डबल है। ऐसा क्यों? जवाब पानी के नाम में ही छिपा है। H2O, H2O, मतलब पानी के हर एक मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन के 2 एटम्स हैं और ऑक्सीजन का सिर्फ एक। तो जब वो टूटेगा तो हाइड्रोजन गैस तो डबल बनेगी ही ना। सिंपल लॉजिक। तो चलिए, अब तक हमने जो भी सीखा है उसको एक ऐसे प्रोसेस से जोड़ते हैं जो सच में हमारी दुनिया को हर पल बदल रहा है। ये प्रोसेस है ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, ये दो भाइयों की तरह है। बिल्कुल सिंपल है। अगर किसी सब्सटेंस को ऑक्सीजन मिली तो वो ऑक्सीडाइज हो गया, और अगर किसी से ऑक्सीजन छिन गई तो वो रिड्यूस्ड हो गया। और सबसे मजेदार बात यह है कि ये दोनों हमेशा साथ साथ होते हैं। अगर कोई ऑक्सीजन दे रहा है तो कोई ले भी रहा होगा। इसी को हम कहते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। और इस ऑक्सीडेशन का असर हम रोज देखते हैं, भले ही हमें पता ना हो। लोहे पर जंग लगना, यही है करोजन, जो कि एक तरह का ऑक्सीडेशन है। चांदी का काला पड़ना, तांबे का हरा होना, सब ऑक्सीडेशन की वजह से। और कभी तेल वाले खाने को खुला छोड़ने पर उसमें से अजीब सी स्मेल आने लगती है, वो खराब हो जाता है, उसे कहते हैं रैंसिडिटी। और इसका जिम्मेदार भी, जी हाँ, ऑक्सीडेशन ही है। तो आखिरी और सबसे मजेदार एग्जाम्पल, कभी सोचा है कि चिप्स के पैकेट में चिप्स से ज्यादा हवा क्यों होती है? पहली बात तो ये कि वो हवा नहीं है, वो नाइट्रोजन गैस है, और उसे वहां इसलिए भरा जाता है ताकि पैकेट से सारी ऑक्सीजन निकल जाए। ऑक्सीजन नहीं तो ऑक्सीडेशन नहीं, और ऑक्सीडेशन नहीं तो चिप्स खराब नहीं होंगे, सीलेंगे नहीं। देखा केमिस्ट्री का कितना शानदार यूज है हमारी रोज की लाइफ में। तो हमने शुरुआत की थी रोजमर्रा के बदलावों से और पहुंच गए केमिस्ट्री की पूरी भाषा और उसके नियमों तक। अब हम जानते हैं कि चीजें कैसे बदलती हैं, क्यों बदलती हैं। ये नॉलेज हमें अपने आसपास की दुनिया को एक बिल्कुल नई नजर से देखने की ताकत देता है। तो आखिरी सवाल, अब जब हम इस भाषा को जानते हैं तो हम इसके साथ क्या नया बना सकते हैं, क्या क्रिएट कर सकते हैं? जब हम केमिस्ट्री के बारे में सोचते हैं तो क्या ख्याल आता है? शायद कोई लैब, टेस्ट ट्यूब्स, मुश्किल फॉर्मूले, है ना? लेकिन सच तो यह है कि केमिस्ट्री हमारे चारों ओर है, हमारी रसोई में, हमारे शरीर के अंदर हर पल कुछ न कुछ कमाल हो रहा है। तो चलिए आज एसिड्स, बेसिस और सॉल्ट्स की इसी छिपी हुई दुनिया के कुछ राज खोलते हैं। चलिए, एक बहुत ही आम सी स्थिति से शुरू करते हैं। मान लीजिए किसी दावत के बाद पेट में थोड़ी गड़बड़, थोड़ी एसिडिटी महसूस हो रही है। अब सवाल यह है कि राहत के लिए क्या बेहतर रहेगा, खट्टा नींबू पानी या फिर एक चुटकी बेकिंग सोडा का घोल? यहीं से हमारी आज की पड़ताल शुरू होती है। अच्छा, एक और चीज जो हम सब ने देखी होगी, सफेद शर्ट पर सब्जी का पीला दाग लग गया और जैसे ही उस पर साबुन रगड़ा वो दाग एकदम से भूरा लाल हो गया। आखिर ऐसा होता क्यों है? देखिए, ये कोई जादू नहीं है, ये है हमारे सामने हो रही शुद्ध केमिस्ट्री। तो इन पहेलियों को सुलझाने के लिए हमें पहले अपने मुख्य किरदारों को पहचानना होगा। ये हैं अम्ल और क्षारक, यानी एसिड्स और बेसिस। हमारी आज की कहानी के हीरो भी यही हैं और विलेन भी। तो इनमें फर्क कैसे पता करें? सबसे क्लासिक तरीका है स्वाद और लिटमस टेस्ट। अम्ल मतलब एसिड्स स्वाद में खट्टे होते हैं और ये नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं। वहीं दूसरी तरफ क्षारक यानी बेसिस स्वाद में कड़वे होते हैं और ये लाल लिटमस को वापस नीला कर देते हैं। ये इनकी पहचान के सबसे बुनियादी नियम हैं। समझ लीजिए रूल नंबर 1। लेकिन मजे की बात यह है कि हमारे पास सिर्फ लिटमस ही नहीं है, हमारे पास तो केमिकल जासूसों की पूरी टीम है जिन्हें हम इंडिकेटर्स कहते हैं।
इनमें लाइकेन नाम के पौधे से मिलने वाला लिटमस, हमारी अपनी हल्दी, लाल पत्ता गोभी और हाइड्रेंजिया जैसे फूलों की पंखुड़ियां, ये सब कुदरती जासूस हैं। और तो और लैब में बने मेथिल ऑरेंज और फिनोल्फ्थैलीन जैसे सिंथेटिक जासूस भी मौजूद। अब ये तो और भी दिलचस्प है। पहचान सिर्फ रंग से नहीं, अरे गंध से भी हो सकती है। इन्हें गंधीय सूचक कहते हैं। ये ऐसे पदार्थ हैं जिनकी महक एसिडिक या बेसिक माहौल में पूरी तरह बदल जाती है, जैसे प्याज या लौंग का तेल। कमाल की बात है ना? ओके, तो पहचान परेड तो हो गई। अब बारी है एक्शन की। देखते हैं कि जब ये एसिड और बेस दूसरी चीजों से टकराते हैं तो असल में होता क्या है। अब हम इनकी केमिकल रिएक्शंस को समझेंगे। जरा इस एक्सपेरिमेंट पर नजर डालिए। एक टेस्ट ट्यूब में दानेदार जिंक के टुकड़े हैं और उसमें डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड डाला जा रहा है। ध्यान से देखने पर जिंक के टुकड़ों के सतह से बुलबुले उठते हुए दिख रहे हैं। ये एक बहुत ही जरूरी रिएक्शन की शुरुआत है। और यहीं से एक गोल्डन रूल निकल कर आता है। जब भी कोई एसिड किसी मेटल से रिएक्ट करता है तो नतीजा होता है एक सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस। ये एक पक्का नियम है, एसिड प्लस मेटल इक्वल टू सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। लेकिन एक सवाल है, हम मान कैसे लें कि यह निकलने वाली गैस वाकई हाइड्रोजन ही है? कुछ और भी तो हो सकता है, राइट? विज्ञान में हर दावे का सबूत चाहिए होता है। और इसका सबूत तो बड़ा मजेदार है। जब इन गैस के बुलबुलों के पास एक जलती हुई मोमबत्ती लाई जाती है तो पॉप की एक आवाज होती है। ये जो फटफट की आवाज है ना, यही हाइड्रोजन गैस का सिग्नेचर टेस्ट है और ये साबित करता है कि हमारा रिएक्शन कामयाब रहा। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या होता है जब एक एसिड और एक बेस, मतलब हीरो और विलेन, आमने सामने आते हैं? वो एक दूसरे के असर को खत्म कर देते हैं, मतलब न्यूट्रलाइज कर देते हैं। इस खास रिएक्शन को उदासीनीकरण कहते हैं और इसके नतीजे में हमें दो चीजें मिलती हैं, सॉल्ट और पानी। तो अब तक हमें ये तो पता चल गया कि कोई चीज एसिडिक है या बेसिक, पर वो कितनी एसिडिक है, उसकी ताकत कितनी है, इसे नापने के लिए हमारे पास एक पावर मीटर है जिसे हम पीएच स्केल कहते हैं। ये रंग बेरंगा चार्ट देखिए, यही है पीएच स्केल, जो 0 से 14 तक जाता है। बीच में है 7, जो है न्यूट्रल, जैसे साफ पानी। अब 7 से जितना नीचे जाएंगे एसिड उतना ही मजबूत होगा, और 7 से जितना ऊपर जाएंगे बेस उतना ही ताकतवर होगा। ये हमें किसी भी घोल के शक्ति का पूरा स्पेक्ट्रम दिखाता है। तो ये जो हम ताकत या स्ट्रेंथ कह रहे हैं, इसका मतलब क्या है? इसका सीधा साधा संबंध पानी में H+ आयनों की मात्रा से है। जो एसिड पानी में ज्यादा H+ आयन छोड़ते हैं, जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड, वे प्रबल यानी स्ट्रॉन्ग एसिड कहलाते हैं, और जो कम H+ आयन छोड़ते हैं, जैसे सिरके में मिलने वाला एसिटिक एसिड, वे दुर्बल यानी वीक एसिड होते हैं। तो चलिए, अब तक हमने जो भी सीखा है उसे इस्तेमाल करते हैं और अपनी शुरुआती पहेलियों को सॉल्व करते हैं। देखते हैं कि ये विज्ञान रोजमर्रा की जिंदगी पर कैसे और कितना असर डालता है। तो हमारे रहस्यों का जवाब यहाँ है। अपच के समय पेट में ज्यादा एसिड बनता है तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जैसा एक वीक बेस उसे न्यूट्रलाइज कर देता है। हल्दी का दाग, हल्दी एक कुदरती सूचक है जो साबुन जैसे बेस के संपर्क में आकर लाल भूरा हो जाता है। मधुमक्खी का डंक एसिडिक होता है, इसलिए बेकिंग सोडा जैसा बेस लगाने से राहत मिलती है। और दांतों की सड़न, जब मुंह का पीएच 5.5 से नीचे गिरता है तो एसिड दांतों को गलाने लगता है और हमारा बेसिक टूथपेस्ट इसी एसिड को बेअसर कर देता है। और ये बैलेंस सिर्फ हमारे शरीर के लिए नहीं, इस पूरी धरती के लिए जरूरी है। जीवन जो है ना, वो बहुत ही नैरो पीएच रेंज में ही पनपता है। हमारा शरीर 7.0 से 7.8 पीएच के बीच ही ठीक से काम करता है। जब बारिश का पीएच 5.6 से कम हो जाए तो वो एसिड रेन बन जाती है, जो नदियों के जीवन को तबाह कर देती है। और खेती के लिए तो मिट्टी का सही पीएच होना सबसे पहली और जरूरी शर्त है। हमने एसिड और बेस की तो खूब बात कर ली, पर उनकी रिएक्शन से जो पैदा होता है यानी सॉल्ट्स, उनका क्या? नमक का मतलब सिर्फ खाने का स्वाद नहीं है, ये उससे बहुत बहुत ज्यादा अहम है। इस तस्वीर को देखिए, महात्मा गांधी की दांडी यात्रा। हमारे स्वतंत्रता संग्राम में नमक सिर्फ एक मसाला नहीं, बल्कि आजादी का एक मजबूत प्रतीक बन गया था। ये दिखाता है कि एक साधारण सा केमिकल हमारे इतिहास और समाज में कितनी गहरी जगह बना सकता है। हमारा साधारण नमक यानी सोडियम क्लोराइड अनगिनत जरूरी केमिकल्स के लिए कच्चा माल है। इसी से सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है, जो साबुन और कागज उद्योग की जान है। इसी से बेकिंग सोडा बनता है, वॉशिंग सोडा बनता है और कीटाणुनाशक ब्लीचिंग पाउडर भी बनता है।
सोचिए, एक नमक और इतने सारे। और एक और कमाल का सॉल्ट है प्लास्टर ऑफ पेरिस। जी हाँ, वही जिससे टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने के लिए प्लास्टर चढ़ता है। ये भी एक खास तरह का नमक ही है जो पानी से मिलते ही दोबारा ठोस हो जाता है और हड्डी को अपनी जगह पर स्थिर रखता है। तो कुल मिलाकर हमारे पाचन से लेकर उस मिट्टी तक जो हमारा भोजन उगाती है, एसिड्स और बेसिस का एक बहुत ही नाजुक संतुलन ही हमारी पूरी दुनिया को चला रहा है। ये हर जगह है और चुपचाप अपना काम कर रहा है। तो अगली बार जब नींबू निचोड़ा जाए या बेकिंग सोडा का इस्तेमाल हो तो एक पल के लिए सोचना जरूरी है, ये जानने के बाद कि ये हमारे शरीर और हमारे ग्रह के लिए कितना अहम है। प्रकृति में एसिड और बेस का ये संतुलन आखिर कितना ज्यादा जरूरी है। ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको कभी सोचा है कि जमीन के नीचे दबी एक मामूली सी चट्टान, किसी की उंगली में चमकती अंगूठी या हमारे घर के चम्मच तक का सफर आखिर कैसे तय करती है? चलिए, आज हम इसी शानदार बदलाव की कहानी को समझते हैं। तो सवाल यही है, और यही सवाल हमें ले जाएगा धातु विज्ञान यानी मेटलर्जी की दिलचस्प दुनिया में। चलिए इस रहस्य को एक एक करके परत दर परत खोलते हैं। तो हमारे सफर का सबसे पहला पड़ाव ये पहचानना है कि आखिर वो कौन से गुण हैं, कौन से सुराग हैं जो किसी धातु को धातु बनाते हैं। तो किसी मेटल को पहचाना कैसे जाए? मान लीजिए कि हमारे पास एक जासूस वाली चेकलिस्ट है। पहला सुराग उनकी चमक, जिसे धात्विक चमक कहते हैं। दूसरा, उन्हें हथौड़े से पीटकर पतली चादरों में बदला जा सकता है और खींचकर लंबे लंबे तार भी बनाए जा सकते हैं। तीसरा, वे गर्मी और बिजली के बेहतरीन सुचालक होते हैं। और आखिरी सुराग, उन पर चोट करने पर एक खास तरह की गूंजती हुई आवाज आती है, बिल्कुल स्कूल की घंटी की तरह। और अधातुएं, वो इन सब मामलों में भाई बिल्कुल उल्टी होती हैं। और जब बात आती है खींचने की यानी तन्यता की, तो कुछ धातुएं तो सारी हदें पार कर देती हैं। जरा सोचिए, सिर्फ 1 ग्राम सोने को खींचकर 2 किलोमीटर लंबा तार बनाया जा सकता है ना ये कमाल की बात? लेकिन साइंस में हमेशा कुछ ना कुछ मजेदार अपवाद होते हैं। सोचिए, पारा एक मेटल है, पर वो है लिक्विड। गैलियम और सीजियम तो ऐसे मेटल हैं जो हाथ की गर्मी से ही पिघल जाते हैं। और दूसरी तरफ देखिए, आयोडीन एक नॉन मेटल है, पर उसमें धातुएं जैसी चमक है। पेंसिल की नोक में जो ग्रेफाइट होता है वो बिजली का सुचालक है। और सोडियम जैसे मेटल इतने नरम होते हैं कि उन्हें मक्खन की तरह चाकू से काटा जा सकता है। ये सारे उदाहरण हमें बताते हैं कि साइंस कितनी दिलचस्प चीज। तो ये तो हुई बाहरी दिखावट की बात, पर अब हम थोड़ा और गहरा उतरते हैं और चलते हैं उनके केमिकल बिहेवियर की तरफ। आखिर क्या चीज है जो एक मेटल के असली कैरेक्टर को तय करती है? रिएक्टिविटी यानी अभिक्रियाशीलता को समझने के लिए चलिए एक एक्सट्रीम उदाहरण देखते हैं। सोडियम और पोटेशियम इतने ज्यादा रिएक्टिव होते हैं कि हवा के संपर्क में आते ही उनमें आग लग जाती है। इसीलिए उन्हें ऑक्सीजन से बचाने के लिए केरोसिन में डुबोकर रखना पड़ता है। पानी के साथ मेटल्स का रिएक्शन उनकी रैंकिंग को और भी साफ कर देता है। पोटेशियम और सोडियम ठंडे पानी में भी धमाके के साथ रिएक्ट करते हैं। कैल्शियम थोड़ा शांत है, वो धीरे धीरे रिएक्ट करता है। मैग्नीशियम को गर्म पानी चाहिए, और एल्यूमिनियम, लोहा और जिंक जैसे मेटल्स तो सिर्फ भाप से ही काम चलाते हैं। और फिर आखिर में आते हैं सोना और चांदी जैसे मेटल्स, जो पानी से भाई कोई मतलब ही नहीं रखते। ये एक बिल्कुल साफ रैंकिंग दिखाता है। और ये सारी बातें हमें इस सेक्शन के सबसे जरूरी कॉन्सेप्ट पर ले आती हैं, रिएक्टिविटी सीरीज। इसे आप मेटल्स की एक लीग टेबल या पावर रैंकिंग समझ सकते हैं। पोटेशियम सबसे ऊपर है, यानी सबसे रिएक्टिव, और सोना सबसे नीचे, यानी सबसे शांत और स्थिर। ये टेबल हमें बताती है कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में कौन जीते। इसका एक बहुत ही क्लासिक सा उदाहरण देखते हैं। जब एक लोहे की कील को नीले रंग के कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में डालते हैं तो क्या होता है? लोहा जो ज्यादा रिएक्टिव है वो तांबे को उसकी जगह से समझिए कि धक्का मारकर बाहर निकाल देता है, और नतीजा सॉल्यूशन का नीला रंग हल्का पड़ जाता है और कील पर तांबे की एक भूरी परत चढ़ जाती है। ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हमारी लीग टेबल को एक्शन में दिखाता है। चलिए अब थोड़ा और डीप डाइव करते हैं और समझते हैं कि ये मेटल्स और नॉन मेटल्स आपस में जुड़ते कैसे हैं। असल में ये पूरा खेल है इलेक्ट्रॉन्स के लेन देन का। इसका जो राज है वो आयोनिक बॉन्ड में छुपा है। देखिए, मेटल्स अपने बाहरी ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन देना चाहते हैं ताकि वो स्टेबल हो जाएं। वहीं दूसरी तरफ नॉन मेटल्स अपने बाहरी ऑर्बिट को पूरा करने के लिए इलेक्ट्रॉन लेना चाहते हैं
जब एक मेटल इलेक्ट्रॉन देता है तो वो पॉजिटिव चार्ज हो जाता है, जब नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन लेता है तो वो नेगेटिव चार्ज हो जाता है। और हम सब जानते हैं कि ऑपोजिट चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। बस इसी से बन जाता है एक बहुत मजबूत बॉन्ड। घर में जो हम नमक खाते हैं यानी सोडियम क्लोराइड, वो इसका बेस्ट एग्जाम्पल है। सोडियम के पास एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है जिसे वो दे देना चाहता है। क्लोरीन को अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए ठीक एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो सोडियम अपना इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को दे देता है। हो गया काम। सोडियम बन गया पॉजिटिव आयन, क्लोरीन बन गया नेगेटिव आयन। दोनों एक दूसरे से चिपक गए और बन गया नमक। तो ये आयोनिक बॉन्ड कितने मजबूत होते हैं, इसका अंदाजा इस बात से लगाइए कि साधारण नमक को पिघलाने के लिए उसे 1000 डिग्री सेल्सियस से भी ज्यादा तापमान पर गर्म करना पड़ता है। सोचिए जरा, इन बॉन्ड्स को तोड़ने में कितनी जबरदस्त एनर्जी लगती है। ठीक है, तो अब जब हम रिएक्टिविटी का फंडा समझ गए हैं, तो इस जानकारी का इस्तेमाल हम असल दुनिया की एक प्रॉब्लम को सुलझाने में कर सकते हैं, यानी जमीन से मेटल्स को निकालना। मेटल को उसके अयस्क यानी ओर से निकालने का कोई एक सीधा साधा फॉर्मूला नहीं है। पूरी की पूरी स्ट्रैटेजी इस बात पर डिपेंड करती है कि वो मेटल हमारी रिएक्टिविटी सीरीज में कहाँ खड़ा है। जो कम रिएक्टिव हैं उन्हें निकालना आसान है, और जो टॉप पर बैठे हैं उन्हें निकालने में सबसे ज्यादा मेहनत और एनर्जी लगती है। बीच के रैंकिंग वाले मेटल्स के लिए पहला स्टेप होता है उन्हें उनके ऑक्साइड में बदलना। इसे ऐसे समझिए, जो सल्फाइड ओर होते हैं उन्हें खूब सारी हवा की मौजूदगी में रोस्ट किया जाता है, और जो कार्बोनेट ओर होते हैं उन्हें बहुत कम हवा में गर्म किया जाता है, जिसे कैल्सिनेशन कहते हैं। मकसद दोनों का एक ही है, मेटल को ऑक्साइड फॉर्म में ले आना, ताकि आगे का काम आसान हो जाए। अब देखते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एक बहुत ही धमाकेदार और पावरफुल रूप, थर्मिट रिएक्शन। यहाँ पर क्या होता है कि ज्यादा ताकतवर एल्यूमिनियम आयरन ऑक्साइड से ऑक्सीजन को जबरदस्ती छीन लेता है, और ये टक्कर इतनी जोरदार होती है, इतनी गर्मी पैदा होती है कि पलक झपकते ही पिघला हुआ लोहा तैयार हो जाता है। और इसका एक बहुत ही प्रैक्टिकल यूज भी है। इसी पिघले हुए लोहे का इस्तेमाल रेलवे की पटरियों को जोड़ने या टूटी हुई मशीनों को मौके पर ही वेल्ड करने के लिए किया जाता है। ये केमिस्ट्री इन एक्शन का एक जबरदस्त नज़ारा है। लेकिन लीग टेबल में जो सबसे ऊपर बैठे हैं, जैसे सोडियम या एल्यूमिनियम, उनके लिए कार्बन जैसा छोटा मोटा एजेंट काफी नहीं है। ये मेटल्स ऑक्सीजन को इतनी मजबूती से पकड़ कर रखते हैं कि उन्हें छुड़ाने के लिए एक सुपर पावर की जरूरत पड़ती है, और वो सुपर पावर है बिजली। इस प्रोसेस को कहते हैं इलेक्ट्रोलिसिस। तो बस हम मंजिल के करीब पहुंच ही गए हैं। अयस्क से कच्ची धातु तो मिल गई, पर वो अभी भी 100% शुद्ध नहीं है। तो हमारे सफर का आखिरी पड़ाव है रिफाइनिंग, यानी उसे एकदम चमकाना। कॉपर जैसे मेटल्स को एकदम हाई प्योरिटी लेवल तक ले जाने का सबसे कॉमन तरीका है इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग। ये इलेक्ट्रोलिसिस का ही एक बहुत स्मार्ट इस्तेमाल है। तो ये काम कैसे करता है? देखिए, अशुद्ध मेटल का एक मोटा स्लैब बनाया जाता है एनोड यानी पॉजिटिव टर्मिनल, और शुद्ध मेटल की एक पतली सी पट्टी को बनाया जाता है कैथोड यानी नेगेटिव टर्मिनल। जैसे ही बिजली चालू होती है, एनोड से शुद्ध मेटल के आयन टूटकर कैथोड की तरफ भागते हैं और उस पर जमा हो जाते हैं। और पीछे क्या बचता है? सारी गंदगी, सारी अशुद्धियां एनोड के नीचे कीचड़ के रूप में जमा हो जाती हैं, जिसे एनोड मड कहते हैं। है ना एकदम आसान और असरदार तरीका? तो एक चट्टान से लेकर एक अंगूठी तक हमने देखा कि कैसे फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल रिएक्टिविटी और स्मार्ट इंडस्ट्रियल प्रोसेस मिलकर उन मेटल्स को बनाते हैं जिन पर हमारी पूरी दुनिया टिकी है। तो अगली बार जब कोई चम्मच, तार या कोई सिक्का हाथ में आए, तो एक पल के लिए उसके अंदर छिपी इस कमाल की केमिस्ट्री को जरूर याद कीजिएगा। कभी सोचा है कि दुनिया की सबसे सख्त चीज और हमारे जिस्म को बनाने वाली सबसे नाजुक चीज, इन दोनों में कॉमन क्या है? जवाब सिर्फ एक एलिमेंट है, और वो शायद वो नहीं जो किसी के भी दिमाग में सबसे पहले आएगा। आज हम कार्बन की उस हैरत अंगेज दुनिया में झांकने वाले हैं जो हम सबके चारों तरफ है और हमारे अंदर भी। जरा सोचिए, एक तरफ है हीरा, इतना सख्त कि किसी भी चीज को काट सकता है, और दूसरी तरफ है धरती पर मौजूद हर जानदार चीज, नर्म, पेचीदा, जिंदा। भला इन दो बिल्कुल अलग, एकदम उलट चीजों में एक जैसा क्या हो सकता है? जवाब है कार्बन। जी हाँ, एक अकेला एलिमेंट जो इतनी जबरदस्त वैरायटी की वजह है। पर ये कैसे मुमकिन है? चलिए इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं।
सबसे पहले हमें कार्बन से जुड़ी एक बहुत बड़ी पहेली को समझना होगा। ये कुछ नंबरों का एक ऐसा खेल है जो किसी को भी सोचने पर मजबूर कर देगा। इस नंबर को देखिए, सिर्फ 0.02%। ये हमारी धरती की ऊपरी परत यानी क्रस्ट में मिलने वाले कार्बन की कुल मात्रा है, मतलब ना के बराबर। तो फिर ऐसा कैसे हो सकता है कि यही एलिमेंट जिंदगी के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है? तो यही है वो कार्बन पहेली। जमीन के अंदर सिर्फ 0.02% और हवा में कार्बन डाइऑक्साइड के तौर पर सिर्फ 0.03%। इसके बावजूद यही कार्बन लाखों अलग अलग कंपाउंड्स बनाता है। हमारा खाना, हमारे कपड़े, दवाइयां, यहाँ तक कि हमारा अपना शरीर, सब कुछ कार्बन पर ही तो टिका है। इतनी कम मात्रा में होकर भी ये हर जगह कैसे मौजूद है? इस पहेली का हल कार्बन के एटम्स के आपस में जुड़ने के एक बहुत ही खास तरीके में छिपा है। यही तरीका इसकी कामयाबी का असली राज है, जिसे हम कहते हैं कोवेलेंट बॉन्ड। अच्छा, अब यहाँ जो देखने वाली बात है ना, वो है दो तरह के बॉन्ड्स का फर्क। आयोनिक बॉन्ड में एक एटम दूसरे को इलेक्ट्रॉन दे देता है, एक तरह का लेन देन है। लेकिन कोवेलेंट बॉन्ड में साझेदारी होती है, पार्टनरशिप। और इसी पार्टनरशिप की वजह से कार्बन से बनी चीजें जैसे मोम कम गर्मी में ही पिघल जाती हैं, जबकि नमक जैसी आयोनिक चीजों को पिघलाने में बहुत ज्यादा ताकत लगती है। तो कोवेलेंट बॉन्ड का सीधा सा मतलब है इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करना। अब देखिए, कार्बन के आउटर शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। स्टेबल होने के लिए न तो ये 4 इलेक्ट्रॉन किसी को दे सकता है और न ही किसी से ले सकता है, क्योंकि दोनों ही कामों में बहुत ज्यादा एनर्जी खर्च होगी। तो कार्बन क्या करता है? ये बहुत समझदारी से दूसरे एटम्स के साथ अपने इलेक्ट्रॉन्स शेयर कर लेता है। और ये जो शेयरिंग है, ये 1, 2 या 3 जोड़ी इलेक्ट्रॉन्स की हो सकती है। जब एक जोड़ी शेयर होती है तो सिंगल बॉन्ड बनता है, जैसे हाइड्रोजन में। 2 जोड़ी शेयर होने पर डबल बॉन्ड, जैसे ऑक्सीजन में। और जब 3 जोड़ी इलेक्ट्रॉन शेयर होते हैं तो बनता है एक ट्रिपल बॉन्ड, जैसा कि हमें नाइट्रोजन में देखने को मिलता है। और इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करने की यही काबिलियत कार्बन को देती है उसकी पहली सुपर पावर, एक बेजोड़ चेन बनाने की ताकत। इसे ऐसा समझे जैसे बिल्डिंग ब्लॉक्स का एक ऐसा सेट हो जो कभी खत्म ही ना हो। इस खासियत को कहते हैं कैटेनेशन, मतलब कार्बन की अपने ही जैसे दूसरे कार्बन एटम्स के साथ जुड़कर लंबी लंबी चेन बनाने की कमाल की ताकत। और ये बात किसी दूसरे एलिमेंट में इस लेवल पर बिल्कुल नहीं मिलती, क्योंकि कार्बन कार्बन का बॉन्ड बहुत मजबूत और टिकाऊ होता है, जो इसे जिंदगी के मुश्किल मॉलिक्यूल्स बनाने के लिए परफेक्ट बनाता है। और ये चेन्स कितनी अलग अलग तरह की हो सकती हैं, ये देखकर तो और भी मजा आता है। कार्बन सीधी चेन्स बना सकता है, जैसे प्रोपेन में। फिर इन्हीं चेन से शाखाएं भी निकल सकती हैं, जैसे आइसोब्यूटेन में। या फिर ये एटम्स आपस में जुड़कर एक रिंग भी बना सकते हैं, जैसा बेंजीन में होता है। सोचिए, एक ही खासियत से कितनी अनगिनत शक्लें बन सकती हैं। चलिए, अब कार्बन की दूसरी सुपर पावर को देखते हैं। अगर कैटेनेशन उसे लंबाई देती है, तो ये दूसरी खासियत उसे देती है 3D शेप, यानी गहराई और ऊंचाई, जिससे कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बनाना मुमकिन हो पाता है। इसे कहते हैं टेट्रावेलेंसी। इसका मतलब है कि कार्बन के पास 4 कनेक्शन पॉइंट्स है। वो एक ही टाइम पर 4 अलग अलग एटम से जुड़ सकता है, जो उसे मॉलिक्यूल्स का एक मास्टर बिल्डर बना देता है। तो इसका फायदा क्या है? फायदा ये है कि 4 कनेक्शन पॉइंट होने से कार्बन न सिर्फ खुद से, बल्कि हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन जैसे कई दूसरे एलिमेंट्स के साथ भी आसानी से जुड़ जाता है। और क्योंकि कार्बन का एटम साइज में छोटा होता है, तो ये जो बॉन्ड बनते हैं, ये बहुत मजबूत और स्टेबल होते हैं। यही मजबूती जिंदगी के लिए जरूरी बड़े और कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स को टूटने से बचाती है। तो जब हम कार्बन की इन 2 सुपर पावर्स, कैटेनेशन और टेट्रावेलेंसी को एक साथ मिलाते हैं, तो हमें क्या मिलता है? हमें मिलता है कंपाउंड्स का एक पूरा का पूरा ब्रह्मांड। आइए इसके कुछ कमाल के रूप देखते हैं। शुरुआत करते हैं सबसे बेसिक, सबसे सिंपल कंपाउंड से, मीथेन। बस एक कार्बन एटम 4 हाइड्रोजन एटम से जुड़ा हुआ। ये बायोगैस और सीएनजी का मेन हिस्सा है और अनगिनत ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की बुनियाद है। अब देखिए, सिर्फ कार्बन एटम्स को अलग तरह से अरेंज करने से क्या होता है। ग्रेफाइट में कार्बन के एटम चपटी परतों यानी लेयर्स में जमे होते हैं, जो एक दूसरे पर आराम से फिसल सकती हैं। इसीलिए ये इतना चिकना होता है और पेंसिल की नोक में लिखने के काम आता है। और इसका ठीक उल्टा है डायमंड यानी हीरा। यहाँ हर कार्बन एटम 4 दूसरे कार्बन एटम से एक बेहद मजबूत
3D जाल में जकड़ा होता है और यही अरेंजमेंट इसे दुनिया का सबसे सख्त नेचुरल सब्सटेंस बनाता है। सोचिए, एलिमेंट एक ही पर प्रॉपर्टीज एकदम अलग। और फिर आता है फुलरीन, जिसका शेप बिल्कुल एक फुटबॉल जैसा होता है। ये दिखाता है कि कार्बन के एटम्स को कितने खूबसूरत और कॉम्प्लेक्स तरीकों से अरेंज किया जा सकता है, जो आने वाले वक्त में नई टेक्नोलॉजी के दरवाजे खोल सकता है। तो बात बिल्कुल साफ है, अपनी दो खास ताकतों की वजह से, लंबी चेन्स में एक साथ जुड़ने की काबिलियत और 4 दूसरे एटम्स के साथ बॉन्ड बनाने की शक्ति, कार्बन ही वो एलिमेंट है जो जिंदगी को इतना कॉम्प्लेक्स और इतना डाइवर्स बनाता है। और ये हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर छोड़ जाता है। अगर एक ही एलिमेंट इतनी वैरायटी बना सकता है, तो भविष्य में कार्बन केमिस्ट्री से और कौन-कौन से अविश्वसनीय मटेरियल्स और खोजें हो सकती हैं, इसका कोई अंत नहीं है। संभावनाएं सच में इन्फिनिट हैं। जरा सोचिए, अगर हमारे आसपास की हर चीज, हर एक एलिमेंट बस बिखरा पड़ा होता, कोई ऑर्डर ही नहीं होता, तो क्या होता? ये कहानी है उसी खोज की जिसने इस पूरे केओस को साइंस की सबसे एलिगेंट क्रिएशंस में से एक पीरियोडिक टेबल में बदल दिया। आज तो हमें पता है कि 118 एलिमेंट्स हैं, पर उन सभी का सेंस कैसे बनाएं? ये सवाल 19वीं सदी के साइंटिस्ट के लिए एक बहुत बड़ी पहेली थी। जैसे जैसे नए एलिमेंट्स मिलते जा रहे थे, केमिस्ट्री की दुनिया और भी कंफ्यूजिंग होती जा रही थी। उन्हें एक मैप की जरूरत थी, एक ऐसा नक्शा जो इस उलझन को सुलझा सके। ये कुछ ऐसा था मानो किसी को एक खजाने के नक्शे के फटे पुराने बिखरे हुए टुकड़े मिल गए हों। अब इनसे रास्ता कैसे खोजेंगे? नामुमकिन सा लगता है ना? बस यही हाल था उस वक्त केमिस्ट्री की दुनिया का। एलिमेंट्स तो थे, लेकिन उन्हें समझने का, उन्हें एक साथ देखने का कोई सिस्टम, कोई तरीका ही नहीं था। तो इस केओस को ऑर्डर में लाने के लिए कुछ शुरुआती बड़ी हिम्मत वाली कोशिशें हुई। चलिए देखते हैं कि वो क्या थी। तो सबसे पहली कोशिश की 1817 में एक जर्मन केमिस्ट ने, जिनका नाम था जोहान वोल्फगैंग डोबेराइनर। उन्होंने एक बड़ी दिलचस्प चीज नोटिस की। उन्होंने देखा कि कुछ एलिमेंट्स 3-3 के ग्रुप्स में एक जैसी प्रॉपर्टीज दिखाते हैं। उन्होंने इन ग्रुप्स को नाम दिया ट्रायड्स या त्रिक, और उनकी डिस्कवरी कमाल की थी। जब इन 3 एलिमेंट्स को उनके एटॉमिक मास के हिसाब से लाइन में लगाया जाता, तो बीच वाले एलिमेंट का मास पहले और तीसरे के मास का करीब-करीब एवरेज होता था। इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम का ग्रुप। अब देखिए, अगर हम कैल्शियम, जिसका मास है 40.1, और बेरियम, जिसका मास है 137.3 के मास का एवरेज निकालें, तो ये करीब 88.7 आता है। और ये स्ट्रोंशियम के मास 87.6 के कितना ज्यादा करीब है। कमाल है ना? ये एक बहुत ही प्रॉमिसिंग स्टार्ट थी, पर इसमें एक प्रॉब्लम थी। डोबेराइनर उस समय के सभी नोन एलिमेंट्स के साथ ऐसा नहीं कर पाए। वो सिर्फ 3 ही ऐसे ट्रायड्स ढूंढ पाए। तो क्लासिफिकेशन का ये तरीका एक तरह से सक्सेसफुल नहीं हो पाया। डोबेराइनर का काम भले ही पूरा नहीं हुआ, पर उसने आगे का रास्ता जरूर दिखाया। फिर करीब 50 साल बाद 1866 में एक इंग्लिश साइंटिस्ट आए, जॉन न्यूलैंड्स, और उनका आइडिया तो किसी ने सोचा भी नहीं था। उनकी इंस्पिरेशन साइंस से नहीं, म्यूजिक से आई थी। जी हाँ, संगीत से। जैसे संगीत में 7 सुरों के बाद 8वां सुर वापस पहले सुर जैसा ही होता है, ठीक वैसे ही न्यूलैंड्स ने देखा कि जब एलिमेंट्स को उनके एटॉमिक मास के बढ़ते ऑर्डर में रखते हैं, तो हर 8वें एलिमेंट की प्रॉपर्टी पहले वाले एलिमेंट जैसी ही होती है, बिल्कुल म्यूजिकल ऑक्टेव की तरह। और इसीलिए उन्होंने इसे लॉ ऑफ ऑक्टेव्स या अष्टक का सिद्धांत कहा। लेकिन ये म्यूजिकल हार्मनी ज्यादा देर चली नहीं। ये रूल सिर्फ हल्के एलिमेंट्स यानी कैल्शियम तक ही ठीक से काम कर रहा था। और न्यूलैंड्स ने एक बड़ी गलती कर दी। उन्होंने मान लिया कि दुनिया में बस 56 ही एलिमेंट्स है और कोई नया कभी मिलेगा ही नहीं। इतना ही नहीं, उनकी टेबल में कुछ बिल्कुल अलग प्रॉपर्टीज वाले एलिमेंट्स भी एक साथ आ गए थे। मतलब ऑर्डर की ये खोज अभी भी अधूरी थी। और फिर कहानी में एंट्री होती है हमारे मेन हीरो की, एक रशियन केमिस्ट जो इस पूरी पहेली को हमेशा हमेशा के लिए बदलने वाले थे। ये थे दिमित्री इवानोविच मेंडेलीव, वो इंसान जिसने एलिमेंट्स के क्लासिफिकेशन को एक नई दिशा दी। और एक दिलचस्प बात बताऊं, उन्होंने अपनी ये जबरदस्त खोज अपनी माँ को डेडिकेट की थी,
जिनकी वजह से ही वो साइंस की दुनिया में आ पाए थे। मेंडलीव का तरीका ना बहुत सिंपल पर ब्रिलियंट था। उन्होंने उस वक्त के 63 नोन एलिमेंट्स के लिए ताश के पत्तों की तरह 63 कार्ड बनाए। हर कार्ड पर एलिमेंट की की प्रॉपर्टीज लिखी और फिर उन कार्ड्स को अपनी दीवार पर लगाना शुरू किया। वो उन्हें एटॉमिक मास के हिसाब से अरेंज कर रहे थे और एक जैसी केमिकल प्रॉपर्टीज वाले एलिमेंट्स को ग्रुप कर रहे थे। और ऐसा करते करते उन्होंने एक कमाल का पैटर्न देखा। उन्होंने पाया कि एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज एक रेगुलर इंटरवल के बाद खुद को रिपीट करती हैं। और इसी ऑब्जर्वेशन से निकला उनका फेमस पीरियोडिक लॉ। द प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स आर अ पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मासेस, यानी तत्वों के गुण उनके परमाणु द्रव्यमान पर डिपेंड करते हैं और एक पैटर्न में रिपीट होते हैं। मेंडलीव का काम एक जबरदस्त ब्रेक थ्रू था, लेकिन उनकी असली जीनियस इस बात में थी कि उन्होंने क्या प्रिडिक्ट किया, भले ही उनकी टेबल में भी कुछ कमियां थी। देखिए, मेंडलीव की टेबल की सबसे पावरफुल बात वो नहीं थी जो उसमें थी, बल्कि वो थी जो उसमें नहीं थी। उनकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ ये जानना नहीं था कि वो क्या जानते हैं, बल्कि ये जानना था कि वो क्या नहीं जानते हैं। इसीलिए उन्होंने अपनी टेबल में जानबूझकर कुछ खाली जगह छोड़ दी। वो इतने कॉन्फिडेंट थे कि उन्होंने कहा कि ये खाली जगहें उन एलिमेंट्स के लिए हैं जो अभी खोजे ही नहीं गए हैं। उन्होंने तो एक अनडिस्कवर्ड एलिमेंट, जिसे उन्होंने एका एल्यूमिनियम नाम दिया, उसकी प्रॉपर्टीज तक प्रिडिक्ट कर डाली। और फिर जब सालों बाद गैलियम डिस्कवर हुआ तो उसकी प्रॉपर्टीज मेंडलीव की प्रिडिक्शन से परफेक्टली मैच करती थीं। ये उनकी थ्योरी की सबसे बड़ी जीत थी। लेकिन फिर भी कुछ सवाल बाकी थे, जैसे उन्हें कोबाल्ट को, जिसका मास ज्यादा था, निकल से पहले रखना पड़ा। आइसोटोप्स के लिए कोई जगह नहीं थी, मतलब वो एलिमेंट्स जिनकी प्रॉपर्टीज तो सेम है पर मास अलग अलग है। और बेचारा हाइड्रोजन, उसकी तो पोजीशन ही क्लियर नहीं थी कि उसे कहाँ रखें। तो पहेली लगभग सुलझ चुकी थी। बस फाइनल पीस को अपनी जगह पर फिट करने के लिए एक और डिस्कवरी की जरूरत थी। और कहानी का ये फाइनल टर्निंग पॉइंट आया 1913 में, मेंडलीव के लगभग 44 साल बाद। एक यंग साइंटिस्ट हेनरी मोज़ले ने ये दिखाया कि एलिमेंट्स को ऑर्गेनाइज करने का जो फंडामेंटल प्रिंसिपल था, वही बदला जाना था। मोज़ले ने बताया कि किसी एलिमेंट की असली पहचान उसका एटॉमिक मास नहीं, बल्कि उसका एटॉमिक नंबर है, यानी उसके न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स की संख्या। और बस जैसे ही एलिमेंट्स को एटॉमिक नंबर के हिसाब से अरेंज किया गया, मेंडलीव की सारी प्रॉब्लम्स जैसे कोबाल्ट और निकल वाली गड़बड़ सब अपने आप सॉल्व हो गई। और इसी एक बदलाव ने हमें दिया मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, साइंस की सबसे खूबसूरत पहेलियों में से एक, जो अब सुलझ चुकी थी। केओस से ऑर्डर तक ये लंबी जर्नी आखिरकार एक सुंदर और लॉजिकल स्ट्रक्चर पर आके खत्म हुई। ये पूरी कहानी हमें एक ही बात सिखाती है, साइंस हमेशा पैटर्न्स ढूंढने और सही सवाल पूछने से ही आगे बढ़ता है। तो अब सवाल ये है कि आज की सबसे बड़ी साइंटिफिक पजल कौन सी है, जिसके सॉल्व होने का हम सब इंतजार कर रहे हैं।